नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं मौलिक चिंतक बजरंग मुनि जी, और आज हम बात करने जा रहे हैं समाज में दंड और न्याय की जो व्यवस्था है, इसमें से जो दंड है, दंड कितना होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, किस तरह के अपराधी को कितना दंड दिया जाना चाहिए। और बात होगी स्पेशली फांसी की सजा पर। कहा जाता है कि एक जमाना था जब दंड की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, समाज में नैतिकता का स्तर इतना ऊंचा था कि दंड की जरूरत नहीं रह गई थी। लेकिन जब राजतंत्र आया होगा तो राजतंत्र में भी यहां तक कहा गया कि राजा विष्णु का अंश होता है। विष्णु यानी वो पालनहार होता है प्रजा का। क्या प्रजा का पालनहार अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, अपने पुत्र समान समाज को किसी तरह की सजा दे सकता है? ये एक सवाल उठा। लेकिन आज लोकतंत्र जैसे समाज में एक सिस्टम है और पुलिस है, न्याय है और एक तरह से दंड की एक निश्चित व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कहीं पर फांसी की सजा है, कहीं पर फांसी की सजा नहीं है। लेकिन दुनिया भर में एक माहौल जरूर बना है फांसी की सजा के खिलाफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम का संगठन तो पूरी दुनिया में आवाज उठाता रहा है कि फांसी की सजा को पूरी दुनिया में तत्काल बंद कर दिया जाए। भारत में भी पूर्व जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इस बात पर गौर करने के लिए कहा था। लेकिन मुनि जी, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि फांसी की सजा अगर दी जाए तो किस तरह के केसेस में दी जाए, किस तरह की परिस्थिति में दी जाए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विचार करने की आवश्यकता है कि हमें दंड किस प्रकार का देना चाहिए। कोई भी दंड कभी मानवीय नहीं होता है। दंड तो अमानवीय होता ही है, चाहे आप थोड़ा दंड दें या ज़्यादा दंड दें। दंड की मात्रा मानवता के ऊपर तय न होकर के दंड की मात्रा इस बात पर तय होती है कि वर्तमान समय में समाज में अपराधियों के अंदर भय पैदा करने के लिए दंड किस प्रकार का होना चाहिए और किस मात्रा में होना चाहिए। मतलब अपराधों का प्रतिशत, अपराधों का प्रकार और उस पर पड़ने वाला प्रभाव, इन सब का एक साथ जब आकलन किया जाएगा तब तय होगा कि दंड कैसा होना चाहिए। अब हुआ ये कि प्राचीन समय में नैतिकता ज़्यादा थी, अपराधी दबे हुए थे प्राचीन समय में, और दंड की मात्रा बहुत कठोर थी। आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में चौक पर फांसी दी जाती थी। आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि इस प्रकार किसी को यदि मारा गया है तो उसका सिर घुमाया जाता था समाज के अंदर, उस समय जबकि नैतिकता ज्यादा थी, ताकि समाज देख ले कि क्या भुगतना क्या कि अपराध क्योंकि दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को सुधारना ही नहीं है। दंड का उद्देश्य है संपूर्ण समाज के अपराधियों में भय पैदा करना। खास करके फांसी का उद्देश्य तो यही है कि अपराधी, फांसी से कोई व्यक्ति तो कभी सुधरता नहीं है। हम एक सवाल यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, क्या दंड से पहले, दंड से पूर्ववर्ती, प्री पनिश, क्या समाज को उस तरह से डिजाइन नहीं किया जा सकता? क्या सिस्टम को उस तरह से नहीं डिजाइन किया जा सकता कि दंड की जरूरत ना पड़े? यही तो होना चाहिए। वास्तव में सिस्टम को, सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना समाज का कार्य है। समाज और सरकार दोनों का नहीं, केवल समाज का कार्य है। ये समाज और सरकार दोनों अलग अलग हैं, लेकिन समाज का कार्य है। लेकिन आज मौजूदा दौर में सामाजिक व्यवस्थाओं को भी ठीक करने का जो ठेका है वो सरकार ने ले रखा है। तो इसीलिए तो सारे दुष्परिणाम आ रहे हैं। ये जो समाज में अपराधियों में भय घट रहा है, उसका कारण यही है कि सरकार बीच में कूद पड़ी है। फांसी की जो सजा है वह वर्तमान समय जो भारत का है, भारत में जैसा अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों के अंदर से भय निकल रहा है, इन परिस्थितियों में फांसी की सजा होते हुए भी अपराध बढ़ रहे हैं वर्तमान समय में। तो फांसी को यदि हटा देंगे मान लीजिए, तो अपराधों में क्या परिवर्तन आ जाएगा, और बढ़ जाएंगे। लेकिन आप अभी भी कठोर दंड के पक्षधर हैं।
मैं अभी भी कठोर दंड का पक्षधर नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं कि कठोर दंड होना ही चाहिए। अभी जो ये मानवता की बात करते हैं, ये कहीं न कहीं भारत में या तो अपराधियों के प्रति इनकी सहानुभूति है अथवा अराजकता का वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं। सहानुभूति है या ये भारतीयों की अंतरात्मा की मनोवृत्ति है? अरे अंतरात्मा की मनोवृत्ति कहाँ है, ये सहानुभूति है। और कहीं न कहीं ये लोग देश में अराजकता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, जो हो रहा है। वास्तव में उन लोगों का तो जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से दंड मानवीय होना चाहिए, जेलों में सुधार होना चाहिए। हालांकि आप कहते हैं कि जुआ खेलना, शराब पीना, ड्रग्स लेना ये किसी तरह के अपराध नहीं है। हालांकि आप कहते हैं सरकार इनको अपराध मानती है। ऐसे में अगर हम सरकार के नजरिए से देखें भी तो इन लोगों को जो दंड देना है वो कारगर है या इनकी काउंसलिंग कारगर है? नहीं, ये जो जुआ खेलना, शराब पीना या ड्रग्स लेना, वैश्यावृत्ति करना, ब्लैक करना, ये सब जो कार्य हैं ये सारा समाज पर छोड़ दीजिए। समाज इनका सुधार करेगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि जिनको सुधारना चाहिए वहां तो आप दंड दे रहे हैं, और जिनको दंड देना चाहिए वहां आप सुधारने की बात कर रहे हैं। लेकिन बलात्कार जो करने वाले लोग हैं, जो डकैती करने वाले लोग हैं, जो मर्डर करने वाले लोग हैं, जो लोग मिलावट करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, इस प्रकार के लोगों को कठोर दंड दीजिए। उनका सुधार कुछ नहीं। सुधार तो होगा जुआ खेलने वालों का। तो ये माने आश्चर्यजनक बात है कि जुआ खेलने वाले को जेल में डाल दो, डकैती करने वाले का सुधार होना चाहिए। ये कौन सा तर्क है भाई? बात शायद लीक से हटी हुई हो सकती है। मैं एक सवाल यहां पर फिर पूछना चाहूंगा। जो वेश्यावृत्ति कर रहा है, जो वेश्यालयों में जा रहा है, वहां पर माइनर लड़कियां हैं, वहां पर पुलिस और बाकी सबकी मिली भगत से है। उनकी जो मजबूरी का फायदा कहिए या जो तस्करी करके उन बच्चियों को वहां पर लाया गया है, क्या उनको बलात्कारी ना माना जाए फिर आपकी नजर में? बिल्कुल नहीं। मजबूरी का फायदा उठाना कोई अपराध नहीं है किसी भी प्रकार से। शोषण कोई अपराध नहीं होता है। शोषण एक अनैतिक कार्य है। उसके बारे में समाज सोचेगा। समाज किसी व्यक्ति के मजबूरी का लाभ कोई न उठा सके, इसकी चिंता समाज करेगा। दिल्ली के जीबी रोड पर बरसों से, अरसे से वहां पर ऐसा रेड लाइट एरिया चल रहा है और देश के अंदर लाखों वैश्यालय हैं। वहां पर समाज ने आज तक नहीं सोचा, तो क्या सरकार आंख बंद करके बैठी रहे? तो मेरा यह कहना है कि अगर सरकार आंख खोलेगी तो सरकार से होगा क्या? सरकार बंद करेगी, रेड उस पर रेड डालेगी। हाँ, तो सरकार वहां जब रेड डालेगी तो बलात्कार को कौन रोकेगा? समाज रोकेगा। मेरा प्रश्न ये है कि बलात्कार और वेश्यावृत्ति में से समाज का कार्य क्या है और सरकार का क्या है? ये तो बटा हुआ कार्य है ना। तो सारा काम अगर सरकार लेगी। एक इतना तो आप मानते ही हैं कि अगर वेश्यालय में भी किसी मायूस और मजबूर और तस्करी के द्वारा लाई गई कम उम्र की बच्ची के साथ, वेश्यालय में भी अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं तो वो बलात्कार है? नहीं है। नहीं। हाँ। समाज वो बलात्कार तो है ही। हाँ। समाज उसको रोकेगा, ये बात अलग है। नहीं, वो बलात्कार नहीं है। सहमत सेक्स कभी भी बलात्कार नहीं होता है। वो सहमति तो थी ही नहीं, वह तो तस्करी करके लाई गई। तस्करी करके यदि बलपूर्वक लाई गई, बलपूर्वक ही लाई गई, तो यदि बलपूर्वक लाई गई तो उसको फांसी दे देना चाहिए। ठीक है, लेकिन समाज उसको रोक नहीं रहा है। मेरा ये कहना है कि उसको सरकार फांसी दे दे। फांसी दे दे किसको? जो बलपूर्वक लाई गई। हाँ। पहला अपराध हुआ बलपूर्वक लाई गई, दूसरा अपराध हुआ उसके साथ। देखिए, दो अपराध हुए। बलपूर्वक लाई गई और उसके साथ अवैध संबंध बनाए गए, तो उसको फांसी दे देना चाहिए। किसको? उस व्यक्ति को। हाँ, जो उसको बलपूर्वक लाया, ठीक है, जिसने उसके ऊपर अत्याचार किया, उसको आप फांसी दीजिए। लेकिन बजरंग मुनि इस चीज को अपराध मानते नहीं है। नहीं, मैं तो 16 आना अपराध। मैं जब फांसी देने की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वैश्यावृत्ति अपराध नहीं है। अब वैश्यावृत्ति और बलात्कार का अंतर करिए।
वैश्यावृत्ति वाले को आप बिल्कुल दंड मत दीजिए, छूट दे दीजिए। बिल्कुल। लेकिन यदि कोई बलपूर्वक लाया जाता है, बलपूर्वक ला करके वो वैश्यालय में छुपा दी गई, जहां पर आप कहते हैं कि पुलिस को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वैश्यालय में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर रही है। वो पुलिस तो हस्तक्षेप कर रही है बलपूर्वक लाने में। तो बलपूर्वक लाया गया, उसको पुलिस हस्तक्षेप क्या करे? पूरा हस्तक्षेप करे, एकदम 16 आना। बिल्कुल। इन दोनों को अंतर करिए। तो मैं फांसी देने की बात उन लोगों के लिए कर रहा हूं जी जी कि जहां अपराध होता है, मतलब सहमत सेक्स अपराध नहीं है। बिल्कुल मानते हैं। असहमत सेक्स, बलपूर्वक किया गया सेक्स गंभीर अपराध है, साधारण अपराध नहीं है। बिल्कुल। और उसको फांसी होनी चाहिए। हम लोग विचार कर रहे हैं जी कि फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा सीधा ये कहना ये है कि समाज में भय पैदा करने के लिए, कि अपराधियों में भय पैदा हो, इसलिए कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। फांसी ना हो तो क्या हो? फांसी का क्या विकल्प हो सकता है? नहीं, फांसी का तो एक विकल्प है जी, वो मैं आपको बताऊंगा जी। लेकिन पहला तो मेरा ये कहना है कि फांसी की सजा खत्म होनी ही नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। दूसरा मेरा ये कहना ये है कि जब तक समाज में अपराधियों में भय पैदा न हो, तब तक आवश्यकता हो तो खुलेआम फांसी दी जाए। और अगर तब भी भय पैदा न हो अपराधियों में, जी जी जी, तो ऐसे फांसी दिए हुए लोगों का सिर घुमाना पड़े, जैसा पुराने जमाने में होता था कि समाज में उसको लेकर के और नोक पर ऐसे घुमाते थे, वैसा भी करना पड़े तो किया जाए। लेकिन अपराधियों के मन में समाज और सरकार के प्रति भय होना ही चाहिए। एक बात। बिल्कुल। अब प्रश्न आपने बीच में उठा दिया एक कि फांसी की सजा का कोई और विकल्प है कि नहीं। हाँ, क्या हो सकता है? तो मैं तो समझ रहा हूं फांसी की सजा का एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है कि जिस व्यक्ति को न्यायालय ने फांसी का आदेश दिया है, बिल्कुल, वह व्यक्ति अगर दोनों आंख जिंदा अवस्था में देकर अंधा बनकर रहना चाहे और न्यायालय से निवेदन करे तो कि मैं अंधा बनकर रहने के लिए तैयार हूं, तो वो जब तक रहना चाहे अंधा बन करके, तब तक उसको जमानत पर न्यायालय छोड़ सकता है। वो उसका अधिकार नहीं होगा उस व्यक्ति का, न्यायालय उसको अधिकार होगा कि न्यायालय उसको छोड़ सकता है। अब आप कहेंगे ये अमानवीय है, आप क्योंकि आप कहेंगे भाई आप लोग तो मानवतावादी लोग हैं, तो आप उसको अमानवीय कहेंगे। मैं कहता हूं कि यह अमानवीय कैसे है जब हमने उसको विकल्प दिया है। बिल्कुल। तो विकल्प कभी अमानवीय नहीं हो सकता है। तो वो व्यक्ति रहेगा, जिंदा रहेगा। लेकिन मानव का और मन का विज्ञान जो है, या मनोविज्ञानी जो हैं, उनका कहना यह है कि व्यक्ति न तो जन्म से अपराधी होता है और न अपराध के बाद हमेशा के लिए अपराधी रहता है। ऐसे में क्या एक व्यक्ति को उसके अपराध के लिए फांसी पर चढ़ा देना और जो आपने उसका विकल्प सुझाया है उसकी आंख ले लेना, दोनों एक तरह से बराबर से विकल्प हैं। क्योंकि वो आंख देने के बाद में भी किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूं। ऐसे में ये कितना जायज है?